फ्रेंड्स, टारगेट सेमेस्टर चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत राय और आज हम बात करेंगे डॉक्यूमेंटेशन इन बिजनेस के यूनिट 1 के पार्ट 2 के बारे में। पहले पार्ट में हमने बिजनेस लेटर और बिजनेस लेटर के टाइप्स के बारे में डिस्कशन किया था। उम्मीद करते हैं कि आपको वो वीडियो अच्छा लगा होगा और आपने उस वीडियो को देखा होगा। यदि आपने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो तुरंत उस वीडियो को देखें, उसके बाद इस वीडियो को देखें, जिससे आपकी स्टडी एक सीक्वेंस में हो, क्योंकि सारे टॉपिक्स इंटर रिलेटेड हैं। जब तक हमको बिजनेस लेटर ही पता नहीं होगा तब तक हम बिजनेस लेटर के डिफरेंट काइंड्स के बारे में कैसे पता कर पाएंगे, उनके बारे में कैसे जान पाएंगे। इसीलिए आपसे ये विनम्र निवेदन है कि आप पहले जो वीडियोस रिकॉर्ड हो चुके हैं, जो यूनिट 1 का पार्ट 1 है, उसको आप वॉच करें, उसके बाद से इस लेक्चर को वॉच करें। आज हम बात करेंगे डॉक्यूमेंटेशन इन बिजनेस के अगले टॉपिक के बारे में। हमारा अगला टॉपिक है प्रेजेंटेशन एंड प्रेजेंटेशन प्लान। नाउ व्हाट इज़ प्रेजेंटेशन? प्रेजेंटेशन है क्या? प्रेजेंटेशन एक गतिविधि है, एक एक्टिविटी है जिसमें हम किसी टॉपिक पे अपना एक्सप्लेनेशन देते हैं अपने ऑडियंस और लिसनर्स को प्रभावित करने के लिए। जैसे आपने अपने स्कूल में अपने टीचर का प्रेजेंटेशन देखा होगा, कभी कभी आपको भी अपना प्रेजेंटेशन देने का मौका दिया जाता है। तो उसमें आप करते क्या हैं? आप अपने विचारों को, अपने आइडियाज़ को, अपने थॉट्स को, अपने द्वारा जो कलेक्ट किए गए कंटेंट हैं उसके विषय में आप अच्छे से बताते हैं ताकि सामने बैठी हुई जो जनता है वो आपसे प्रभावित हो जाए। सो प्रेजेंटेशन इज एन एक्टिविटी ऑफ शोइंग एंड एक्सप्लेनिंग द कंटेंट ऑफ अ टॉपिक टू ऑडियंस और लिसनर्स। यानी प्रेजेंटेशन एक ऐसी एक्टिविटी है जिसमें हम अपने टॉपिक के कंटेंट को एक्सप्लेन करते हैं या फिर दिखाते हैं अपने ऑडियंस को और लिसनर्स को। और प्रेजेंटेशन दो प्रकार से हो सकता है, एक ओरल प्रेजेंटेशन हो सकता है, एक रिटन प्रेजेंटेशन हो सकता है। ओरल प्रेजेंटेशन में एक व्यक्ति बोलता है और रिटन प्रेजेंटेशन में व्यक्ति बोलता नहीं है, वो अपने विचारों को लिख के परिदर्शित करता है। प्रेजेंटेशन इज ऑल्सो अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन एडप्टेड टू कन्वे इन्फॉर्मेशन ऑफ द बिजनेस। प्रेजेंटेशन कम्युनिकेशन करने का एक माध्यम है जो बिजनेसेस एडप्ट करते हैं ताकि वो कुछ इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अपने बिजनेस का इंटरेस्टेड पार्टीज़ को शेयर कर सके। जैसे मान लो हमारी एक मीटिंग है और हम एक सेल्स मैनेजर हैं, हमको प्रेजेंटेशन देना है कि हाउ टू इंक्रीज सेल्स इन दिस ईयर। हमको इस साल सेल्स बढ़ानी है तो कैसे इंक्रीज़ करेंगे, कौन कौन से मेथड्स अप्लाई करेंगे। तो उस पर हमको एक बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन तैयार करना पड़ेगा और उसमें जो हमारे बिजनेस के लोग होंगे उनको हम बताएंगे कि कैसे कैसे स्ट्रेटजी अपना के हम अपने सेल्स को इंक्रीज कर सकते हैं। नाउ द थर्ड वन पॉइंट इज दैट व्हाट इज प्रेजेंटेशन प्लान? सो प्रेजेंटेशन प्लान इज अ वैल्यूएबल टूल विच हेल्प द प्रेजेंटर टू इफेक्टिवली डिलीवर द प्रेजेंटेशन। जैसे कि आपने अक्सर सुना होगा कि कोई काम करने से पहले उस काम की प्लानिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जब हम प्रेजेंटेशन देने जा रहे हैं तो उस प्रेजेंटेशन को देने से पहले उस प्रेजेंटेशन की प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाया करती है। जो व्यक्ति जितने अच्छे से अपने प्रेजेंटेशन की प्लानिंग करता है वो उतने ही अच्छे से अपने प्रेजेंटेशन को देता है। अपने क्लास में आपने देखा होगा कि जो स्टूडेंट्स कुछ तैयार करके नहीं आते हैं वो जैसे स्टेज पे जाते हैं तो उनकी हालत ख़राब हो जाती है। लेकिन जो स्टूडेंट्स कंटिन्यूसली मेहनत करके आए हैं, उन्होंने बार बार अपने स्पीच को रिवाइज किया है, अपने कंसेप्ट को बिल्कुल क्लियर रखा है कि हमको पहले क्या बोलना है, उसके बाद क्या बोलना है, फिर क्या बोलना है। ऐसे जो व्यक्ति करता है उसका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा इफेक्टिव होता है और उससे ऑडियंस प्रभावित होती है और ऑडियंस तालियां भी हो जाती है। लेकिन क्या होगा जब हम एक प्रेजेंटेशन प्लान को ही ना बनाएं और प्रेजेंटेशन देने चले जाएं? तो जाहिर सी बात है कि हमारा मजाक उड़ेगा, हमारे ऊपर तब सड़े हुए टमाटर फेंके जाएंगे, अंडे फेंके जाएंगे, बस यही होगा। तो प्रेजेंटेशन प्लान एक वैल्यूएबल टूल है, एक बहुत कीमती औजार है, मतलब टूल है, विच हेल्प द प्रेजेंटर टू इफेक्टिवली डिलीवर द प्रेजेंटेशन। जो प्रेजेंटेशन को मदद करता है ताकि वो अपना प्रेजेंटेशन बहुत अच्छे से दे पाए, बहुत प्रभावशाली ढंग से दे पाए और जो बात, जो इन्फॉर्मेशन वो कन्वे करना चाहता है वो इन्फॉर्मेशन ऑडियंस तक सही सही मायने में पहुंच जाए। बस यही प्रेजेंटेशन प्लान का ऑब्जेक्टिव होता है और प्रेजेंटेशन प्लान को बनाने के लिए जो ये उद्देश्य होता है। अगला टॉपिक यदि हम बात करें तो अगला टॉपिक है प्रेजेंटेशन प्लान की इंपॉर्टेंस क्या है। यदि हम प्रेजेंटेशन प्लान नहीं बनाएंगे तो क्या हो जाएगा और यदि बनाएंगे तो क्या नहीं होगा। तो प्रेजेंटेशन प्लान इज़ वेरी एसेंशियल
to convey the information in most effective manner and to persuade and motivate the audience। प्रेजेंटेशन प्लान इसलिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाया करता है क्योंकि जब हम अपने प्रेजेंटेशन की प्लानिंग करते हैं तो हम अपने प्रेजेंटेशन को बहुत अच्छे से देते हैं, बहुत प्रभावशाली ढंग से देते हैं और हमारी जो ऑडियंस है वो पूरी तरह से हमारी बात मानने के लिए राज़ी हो जाती है और मोटिवेट हो जाती है। जैसे आपने सोनू शर्मा का स्पीच सुना होगा, आपको क्या लगता है कि सोनू शर्मा ऐसे ही आके बोल देता है? ऐसा कुछ नहीं है। आपको क्या लगता है कि संदीप महेश्वरी ऐसे ही आके बोल देता है? ऐसा कुछ नहीं है। वो सभी लोग अपने प्रेजेंटेशन की बहुत अच्छे से प्लानिंग करते हैं ताकि वो ऐसे ऐसे बातों को ऑडियंस को बताएं कि ऑडियंस उनकी बात को मानने के लिए राजी हो जाए। और यदि वो प्रेजेंटेशन प्लान नहीं बनाए तो क्या हम ऑडियंस उनकी बातों से प्रभावित होंगे? बिल्कुल नहीं। यदि वो प्रेजेंटेशन प्लान बनाएंगे ही नहीं तो हम उनके बातों से प्रभावित कदापि नहीं हो सकते। तो उनका जो ऑब्जेक्टिव होता है प्रेजेंटेशन प्लान बनाने का वो ये होता है कि हम कैसे भी करके अपने ऑडियंस को मोटिवेट करें, अपने ऑडियंस को परसुएड करें, उनको मनाएं, अपनी बात कैसे भी मनवाएं। प्रेजेंटेशन प्लान हेल्प्स द प्रेजेंटर टू स्पीक कॉन्फिडेंटली विदाउट एनी हेजिटेशन। अभी जैसा कि हमने कुछ देर पहले बात की कि जो बच्चा आपके क्लास में प्रेजेंटेशन प्लान बना के नहीं आता है और वो स्पीच देने चला गया है तो उसको काफ़ी दिक्कत आती है। जब वो जाता है बोलने तो पहले कुछ बोलता है, फिर भूल जाता है, फिर ऐसे दीवार देखने लगता है, कोने में देखने लगता है, स्टूडेंट्स को देखने लगता है, हेजिटेशन आने लगता है। क्यों? क्योंकि उसने प्रेजेंटेशन देने से पहले प्लानिंग नहीं की है। यदि वो प्लानिंग करके आया होता तो उसको प्रेजेंटेशन देने में कोई दिक्कत नहीं आती। वो कॉन्फिडेंटली अपने प्रेजेंटेशन को विदाउट एनी हेजिटेशन कंप्लीट करके जाता और ऑडियंस उसके लिए ताली बजाती। दिस इज द इम्पॉर्टेंस ऑफ प्रेजेंटेशन प्लान। यदि आप प्रेजेंटेशन प्लान बनाते हैं तो आप अपनी बातों को ऑडियंस को प्रभावशाली ढंग से बता पाएंगे, ऑडियंस को अपनी बात मनवा पाएंगे, उनको मोटिवेट कर पाएंगे। और उसके साथ साथ यदि आप अपने प्रेजेंटेशन प्लान को बनाते हैं तो आप एज अ प्रेजेंटर अपने आप को अच्छे से डिस्क्लोज कर पाएंगे, अपनी बातों को अच्छे से कॉन्फिडेंटली पूरे विश्वास के साथ बोल पाएंगे। यदि ऐसा नहीं होता है, प्रेजेंटेशन प्लान नहीं बनाया जाता है तो फिर काफ़ी दिक्कत आती है। तीसरी इंपॉर्टेंस क्या है इसकी? प्रेजेंटेशन प्लान इज यूज्ड बाय मेनी सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स एंड स्पीकर्स टू इफेक्टिवली कम्युनिकेट देयर आइडियाज, थॉट्स, एक्सप्रेशंस एंड फैक्ट्स। प्रेजेंटेशन प्लान बहुत बड़े बड़े जो सफल एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो बहुत बड़े बड़े स्पीकर्स हैं, उनके द्वारा यूज किया जाता है ताकि वो अपनी बात को बहुत अच्छे से कम्युनिकेट कर पाएँ अपने लोगों तक। तो प्रेजेंटेशन प्लान केवल जो छोटे लोग होते हैं ना, जो छोटे स्पीकर्स होते हैं, दे डोंट मेक अ प्रेजेंटेशन प्लान, बट द स्पीकर हु आर वेरी रेपुटेटेड, द स्पीकर्स हु आर वेरी नोन फॉर देयर स्पीच एंड दिस वे ऑफ स्पीकिंग, वो अपनी प्लानिंग इतने अच्छे से करते हैं ताकि उनको हर बार ऑडियंस की ताली मिले। हर एक सेंटेंस को ख़त्म करते हैं और ताली बजने लगती है। बस यही कारण होता है कि अपनी प्लानिंग अच्छे से करके जाते हैं। अगला टॉपिक है हमारा इनवाइटिंग कोटेशन। इनवाइटिंग कोटेशन क्या होता है, इसका मीनिंग क्या होता है, इसके यूजेस क्या होते हैं, चलिए बात कर लेते हैं। इनवाइटिंग कोटेशन इज अ टाइप ऑफ बिजनेस लेटर इन विच अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इनवाइट्स 2 or more suppliers to submit bids or offers to supply goods or services। इनवाइटिंग कोटेशन एक प्रकार का बिजनेस लेटर होता है जो कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इसलिए लिखता है ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा सप्लायर्स के ऑफर्स को ले सके। जैसे मान लीजिए हम एक मैन्युफैक्चरर हैं और हमको गुड्स बनाने हैं। गुड्स बनाने के लिए रॉ मटेरियल्स की आवश्यकता पड़ेगी। अब रॉ मटेरियल्स देता कौन है? सप्लायर्स ही तो देते हैं। आपने सप्लायर्स के बारे में पढ़ा होगा, सप्लायर्स ही रॉ मटेरियल हमको सप्लाई करते हैं। अब हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, 20 सप्लायर्स हैं, अलग अलग प्राइस रेंज में अलग अलग क्वालिटी का रॉ मटेरियल दे रहे हैं। तो हम हर सप्लायर को एक इनवाइटिंग कोटेशन लिखेंगे और कहेंगे कि आप बताइए कि आपके पास कौन सी रॉ मटेरियल है, उसकी क्वालिटी क्या है, उसका प्राइस क्या है। उसके बाद हम जितने भी सप्लायर्स को ये कोटेशन लेटर लिखेंगे उसको हम कंपेयर करेंगे एक साथ कि किसका कोटेशन लेटर सस्ता है। जिसका सस्ता होगा और जिसका सबसे अच्छा होगा, सस्ता भी होगा सबसे अच्छा भी होगा, उसके कोटेशन लेटर को हम उसके यहाँ से हम सप्लाई करेंगे अपने रॉ मटेरियल को, सप्लाई नहीं करेंगे अपने रॉ मटेरियल को, उसके यहाँ से खरीदेंगे।
इनवाइटिंग कोटेशन इज़ यूज्ड फॉर गेटिंग द गुड्स एट लोवेस्ट पॉसिबल प्राइस। जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि जब हम इनवाइटिंग कोटेशन लिखते हैं तो जितने भी सप्लायर्स हैं वो सारे के सारे सप्लायर्स अपने प्राइस के बारे में, अपनी क्वालिटी के बारे में बताते हैं। इससे हमारे पास एक कंपैरिजन करने का ऑप्शन रहता है कि यदि ये सप्लायर 50 रुपये में हमको रॉ मटेरियल दे रहा है, दूसरा वाला 30 रुपये में दे रहा है और क्वालिटी दोनों की सेम है, तो हम 30 रुपये वाला लेंगे कि 50 रुपये वाला लेंगे? बिल्कुल 30 रुपये वाला लेंगे। जो 30 रुपये वाला रॉ मटेरियल होगा उसको हम खरीदेंगे, जिससे हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो सके, और जितना कम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होगा उतना ज़्यादा हमारी प्रॉफिटेबिलिटी होगी। एज ए कॉमर्स स्टूडेंट आप सभी को ये पता होगा कि जैसे हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होता है, हमारा जो प्रॉफिटेबिलिटी होता है, हमारे बिजनेस का जो प्रॉफिट होता है वो कंटिन्यूसली बढ़ता है। अब दूसरी बात, स्टूडेंट्स के मन में बहुत ज़्यादा हिचकिचाहट रहती है कि इनवाइटिंग कोटेशन का फॉर्मेट क्या होना चाहिए। तो आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि इनवाइटिंग कोटेशन का क्या फॉर्मेट है। सबसे पहले हम उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखते हैं जिसको हम इनवाइटिंग कोटेशन लिख रहे हैं। उसके बाद एक छोटा सा लाइन छोड़ के उसके नीचे डेट लिखते हैं, फिर एक लाइन छोड़ के नीचे लिखते हैं सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट क्या है, हमको यदि कोई रॉ मटेरियल की सप्लाई लेनी है या फिर किसी सर्विसेज की हमको आवश्यकता है, तो दोनों बात हम लिख सकते हैं। उसके बाद फिर एक लाइन को ड्रॉप करेंगे, छोड़ देंगे। उसके बाद हम लिखेंगे डियर सर या डियर मैम, जो भी सामने उस लेटर को रिसीव करने वाला है, एज पर द रिक्वायरमेंट। उसके बाद फिर एक लाइन छोड़ के और अपनी बात हम पूरी लिखेंगे, और इस प्रकार से इस लेटर को हम अपने जो सप्लायर्स हैं उनको सेंड करेंगे। यदि इस फॉर्मेट में आप इनवाइटिंग कोटेशन लेटर लिखते हैं तो वो 100% सही माना जाएगा, इसको कोई काट नहीं सकता है। तो यदि आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इस फॉर्मेट का। तो आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा है सेंडिंग कोटेशन। सेंडिंग कोटेशन और इनवाइटिंग कोटेशन। इनवाइटिंग कोटेशन में हम क्या कर रहे थे, हम सप्लायर्स को इनवाइट कर रहे थे कि आप अपने रॉ मटेरियल्स के बारे में, उनके क्वालिटी के बारे में, उनके प्राइस रेंज के बारे में हमको बताइए। हो सकता है हम आपका खरीद लें। लेकिन सेंडिंग कोटेशन में क्या करते हैं, हम ये कोटेशन कस्टमर्स को लिखते हैं, जो हमारे प्रोस्पेक्टिव बायर्स हैं, जो हमारे गुड्स को खरीद सकते हैं, उनको ये लिखते हैं, उनको भेजते और कहते हैं कि आपको हमारे पास इतनी ज़्यादा ऑफर्स हैं, आप इसमें से जो गुड्स और सर्विसेज चाहें आप ये अवेल कर सकते हैं। सो सेंडिंग कोटेशन अगेन एक प्रकार का बिजनेस लेटर होता है, एक प्रकार का डॉक्यूमेंट होता है, जिसमें एक सेलर अपने बायर को वेरियस काइंड्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को ऑफर करता है, और वो ऑफर करता है एक स्टेटेड प्राइस पे, यानी ऑफर किए गए गुड्स और सर्विसेज की प्राइस उसमें मेंशन होती है, और उसी प्राइस पे उस गुड्स और सर्विसेज को बेचा जा सकता है। उसके लिए कुछ स्पेसिफाइड कंडीशंस भी होते हैं। जैसे मान लीजिए आप कोई गुड्स बेच रहे हैं एज अ सेलर, तो कभी कभी क्या करते हैं, आप 50 रुपये का जो गुड्स बेच रहे हैं उसके साथ साथ कुछ एडिशनल चीज़ें देते हैं, बाई प्रोडक्ट। आपने 50 रुपये का यदि कोई सोप बेचा तो उसके साथ 2 रुपये का एक शैम्पू दे दिया। तो ये कुछ स्पेसिफाइड कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए सेंडिंग कोटेशन लिखा जाता है कि हम सेंडिंग कोटेशन में किस गुड्स और सर्विसेज को दे रहे हैं, किस प्राइस पे दे रहे हैं और किस कंडीशन के अंतर्गत दे रहे हैं। सेंडिंग कोटेशन इज ऑल्सो नोन एज कोड्स, सेल्स कोड्स और सेल्स कोटेशन। अभी आपका एंड टर्म का एग्जाम होने वाला है दिसंबर में, तो उसके लिए ये जो इसके अदर नेम्स हैं, कोड्स, सेल्स कोटेशन, ये आप याद रखिएगा, जिससे आपका एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बन सकता है। It is used to let a potential buyer know the price of various goods and services before purchasing them. जब हम सेंडिंग कोटेशन लिखते हैं तो जो हमारा पोटेंशियल बायर है, पोटेंशियल बायर मतलब वो व्यक्ति जो हमारा बायर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। पोटेंशियल मतलब पॉसिबल बायर, जिसकी संभावना है कि वो हमारा सामान खरीद भी सकता है, नहीं भी खरीद सकता है, उसको हम ये बताते हैं कि हमारे गुड्स और सर्विसेज की प्राइस कितनी है खरीदने से पहले। जैसे आप जब दुकान पे जाते हैं, किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, तो आप पहले मेन्यू कार्ड मंगाते हैं। वो जो मेन्यू कार्ड है बिल्कुल सेंडिंग कोटेशन के समान है। उसमें आपको सारे गुड्स के प्राइजेस लिखे होते हैं, उस पर आप देखते हैं कि कौन सा गुड्स आपको लेना है, उसमें आप बताते हैं आप वेटर को, और वेटर आपको सर्व करता है। बस बिल्कुल वही सेंडिंग कोटेशन है। इसमें क्या किया जाता है, इसमें पोटेंशियल बायर को इन्फॉर्म किया जाता है गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइस के बारे में, गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदने से पहले, यानी अभी आप खरीदे नहीं है, पहले ही आपको प्राइस बता दिया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला टॉपिक है ऑर्डर प्लेसमेंट लेटर। ऑर्डर प्लेसमेंट लेटर इसके नाम से स्पष्ट है, एक ऐसा बिजनेस लेटर जिसमें हम
किसी ऑर्डर को प्लेस करते हैं। हम इन द सेंस बायर, यानी जो व्यक्ति गुड्स एंड सर्विसेज को खरीद रहा है वो कोई बिजनेस भी हो सकता है, कोई कस्टमर भी हो सकता है। ऐसा नहीं कि बायर केवल कस्टमर केवल लोग ही हो सकते हैं जो नॉर्मल हाउस होल्ड्स हैं, वो कोई बिजनेस फर्म भी हो सकता है, कोई कंपनी भी हो सकती है। तो जो भी व्यक्ति बिजनेस लेटर लिखता है किसी ऑर्डर को प्लेस करने के उद्देश्य से, तो उसको हम ऑर्डर प्लेसमेंट लेटर कहते हैं। यानी ऑर्डर प्लेसमेंट लेटर इज अ टाइप ऑफ बिजनेस लेटर विच इज यूज्ड बाय बायर टू मेक ऑर्डर फॉर परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम द सेलर। यानी सेलर से गुड्स एंड सर्विसेज के परचेज के लिए जो ऑर्डर प्लेस किया जाता है बायर के द्वारा, उसको हम कहते हैं ऑर्डर प्लेसमेंट लेटर। ये अगेन एक प्रकार का बिजनेस लेटर होता है जो हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में यूज किया जाता है। इट इज़ यूज्ड एज रिटन फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन बायर एंड सेलर। ऑर्डर प्लेसमेंट लेटर एक रिटन फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन होता है जो बायर और सेलर के बीच में होता है। अब ये जो लाइन है, इट इज़ यूज्ड एज रिटन फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, ये हर टाइप के बिजनेस लेटर के अंतर्गत आप लिख सकते हैं। इससे आपकी जो आंसर है उसका लेंथ बढ़ जाएगा और ये हर टाइप ऑफ बिजनेस लेटर के लिए सुटेबल लाइन है। आगे बढ़ते हैं। ऑर्डर लेटर का फॉर्मेट क्या है? ऑर्डर लेटर का फॉर्मेट आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। सबसे ऊपर हम डेट लिखते हैं, उसके बीच में हम अपने कंपनी का नाम लिखते हैं, उसके नीचे उसका एड्रेस लिखते हैं, फिर डेट लिखते हैं, उसके बाद एक लाइन छोड़ के हम मैनेजर जो भी जिसको हम लेटर लिख रहे हैं उसका नाम लिखते हैं, जिसको भी हम ऑर्डर प्लेसमेंट के लिए लेटर लिख रहे हैं उसका नाम लिखेंगे, उसका डिवीज़न क्या है, वो किस डिपार्टमेंट में काम करता है, उसके बाद उसकी कंपनी का नाम क्या है, उसकी कंपनी का एड्रेस क्या है, फिर सब्जेक्ट लिखते हैं एक लाइन छोड़ के, और सब्जेक्ट के में लिखते हैं कि हम किस चीज़ के लिए, किन गुड्स और सर्विसेज के लिए आपके यहाँ ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं। इसके बाद फिर डियर सर, उसके बाद फिर ये सारी चीज़ें कंटेंट लिखते हैं। वो आपके क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि आपको कैसे ऑर्डर प्लेस करने हैं, किसको प्लेस करना है, कब प्लेस करना है, उसका एड्रेस क्या है, वो सारी चीज़ें आपके क्वेश्चन में दी होंगी। वैसे उम्मीद बहुत कम है कि आपको लेटर्स के फॉर्मेट पूछे जाएंगे, लेकिन फिर भी आप तैयार रहें। सो दैट्स ऑल स्टूडेंट्स। बहुत अच्छा लगा कि आप लोग हमारे चैनल को काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं और दिन दुगुना रात चौगुना आपके समर्थन से हमारा चैनल निरंतर आगे बढ़ रहा है। बस इसी प्रकार के सहयोग की अपेक्षा करते हुए हम ये चाहेंगे कि आप पूरी शिद्दत के साथ पढ़ाई करें और जो भी बाधाएं आपकी पढ़ाई में आ रही हैं उन बाधाओं को बिल्कुल ख़त्म करें, उन बाधाओं को भूल जाएं और अपनी पढ़ाई को निरंतरता से कंटिन्यूअसली प्रोसीड करें। इससे आपके अंदर वो स्पिरिट जगेगी जिस स्पिरिट से आप एक हिस्ट्री क्रिएट करने के राह पे आगे बढ़ जाएंगे। और हम ये चाहते हैं कि टारगेट गुरुकुल और टारगेट सेमेस्टर पे पढ़ने वाला हर एक बच्चा हमारे यूनिवर्सिटी का टॉपर बने। वो चाहे गोरखपुर यूनिवर्सिटी हो, चाहे लखनऊ यूनिवर्सिटी हो, चाहे छत्रपति शिवाजी महाराज यूनिवर्सिटी हो, कोई भी यूनिवर्सिटी हो, हमारी यही इच्छा है कि हमारे चैनल से पढ़ने वाला हर एक बच्चा टॉपर बने। और ये सपना आप ही पूरा कर सकते हैं। तो बहुत उम्मीदें हैं आप लोगों से। उम्मीदों के साथ साथ एक विश्वास है आप पे कि आप ज़रूर ये करेंगे और हमको हमारे चैनल को आगे बढ़ाएंगे, हमारे चैनल का नाम रोशन करेंगे। सो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। दैट्स ऑल।